Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th December 2021. 30 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल देख लेते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। उससे भी पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए भाई। आप लोग 3000-4000 लोग अगर देख रहे हैं और उसमें 500 से 1000 लाइक भी नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी बैड, है ना। तो आप लोग लाइक करिए ज़रूर, है ना, अपनी तरफ से। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है विद रेफरेंस टू कावी आर्ट। कावी आर्ट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ काइंड ऑफ स्कल्पचर मॉडलिंग। इट इज अ काइंड ऑफ स्कल्पचर मॉडलिंग। एंड दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस आर्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज टू इंडिया। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट इज कावी आर्ट, आपको बताना है। दूसरा सवाल आपके सामने है, अब आपको इनमें से स्टेटमेंट चुनने हैं 1 2 3 1 2 बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 है द गलवन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। गलवन रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपको बताना है। दिस इज द थिंग, श्योक, जस्कर, हुंजा या नुब्रा। तो आपको बताना है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है गलवन रिवर। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर करेक्टली मैच्ड, है ना। आपको करेक्टली मैच बताना है कि कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एंड इसमें है श्रीशैलम डैम जो कृष्णा रिवर दिखा रहा है, जवाहर सागर डैम जो कि चंबल रिवर दिखा रहा है, और तीसरा है सलल डैम जो कि झेलम रिवर दिखा रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है, 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आंसर्स मैं आपको चलो बता देता हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और मुझे एंड में बताना कि आपने कितने सही किए, ठीक है ना। तो पहला जो सवाल था वो है कावी आर्ट के रिगार्डिंग। कावी आर्ट में जो आंसर है वो होगा बी, फर्स्ट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे लिखा है स्कल्पचर मॉडलिंग। तो कावी आर्ट के बारे में आपको बता दूं, कावी आर्ट एक वॉल आर्ट फॉर्म होता है, वॉल आर्ट होता है जिसमें दीवालों के ऊपर कलाकारी करते हैं। और ये कोंकण रीजन में, स्पेशली जो गोवा और महाराष्ट्र वाला रीजन है और कर्नाटका, तीनों जगहों पे, ठीक है ना, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये तीनों जगहों पे ये यूज होता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक तरीके का वॉल आर्ट है और ये गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका वाले रीजन में है। और ये पोर्चुगीज ने ही इंट्रोड्यूस किया था जब वो गोवा रीजन में आए थे, ठीक है ना। और गोवा उन्होंने रूल भी किया था 1961 तक। ये आपको पता भी होना चाहिए कि 1961 तक उन्होंने ऑलरेडी रूल किया था गोवा को, तो उस समय उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और आर्ट का नाम बेसिकली कोंकणी भाषा का है, काव। काव यानी कोंकणी भाषा में है। रेड पिगमेंट को बेसिकली रिफर करते हैं, काव को, काव से, रेड पिगमेंट से। और ये जो कलाकारी होती है इसमें भी रेड पिगमेंट का काफी यूज किया जाता है, ठीक है ना। मतलब लेटराइट सॉइल से निकलते हैं रेड पिगमेंट, उससे यूज होता है। और ये बेसिकली जैसे फ्रेस्को पेंटिंग होती है ना, फ्रेस्को पेंटिंग जिसमें मुरल पेंटिंग की एक टेक्निक है फ्रेस्को, उसी तरीके से इसको भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। और ब्राइट रेड एंड व्हाइट शेड, रेड एंड व्हाइट शेड्स में ये होती है। तो कावी आर्ट, ये मैंने आपको बताया जो काफी इंपॉर्टेंट है ये। और मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में जिक्र किया था, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगर आप बोले तो मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं आप लोग के सामने। लेट मी समराइज इट बाय राइटिंग डाउन। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ये है एक तो आपका याद रखना है आपको कि ये गोवा, महाराष्ट्र एंड ये आपका कर्नाटका वाले रीजन में आता है। 1961 तक आपको पता है पोर्चुगीज थे, उन्होंने ही ये इंट्रोड्यूस किया। और ये रेड एंड वाइट शेड्स में होता है, रेड एंड वाइट शेड्स में होता है। और जो रेड कलर आता है ये लेटराइट सॉइल से निकाला जाता है। और कोंकणी भाषा का शब्द है, कोंकणी भाषा का शब्द है काव, वहीं से रेड पिगमेंट, वहीं से ये शब्द लिया गया है, कावी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला जो है द गलवन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये तो आसान था, इसका आंसर है श्योक रिवर। श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है गलवन, तो आपको पता हो जाना चाहिए। तीसरा सवाल था कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो श्रीशैलम डैम, कृष्णा रिवर बिल्कुल सही मैच्ड है। जवाहर सागर डैम, चंबल रिवर बिल्कुल सही मैच्ड है। सलल डैम, झेलम रिवर बिल्कुल गलत मैच्ड है, क्योंकि सलल जो है वो रन ऑफ प्रोजेक्ट है ऑन द चेनाब रिवर, ठीक है ना। चेनाब का है सलल, एंड इसलिए झेलम गलत हो जाएगा। तो 1 and 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 1 and 2 यानी कि ए विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
आज का मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन है, इज लिंकिंग आधार विद अदर आईडीज एंड मेकिंग इट मैंडेटरी अ पनेशिया फॉर ऑल द ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। तो जितने भी ये ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हो रहे हैं उन सभी को दूर करने के लिए कहा जाता है कि इसको आधार को लिंक कर दो। तो क्या ये सोल्यूशन है? मतलब समझ रहे हो ना, ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस मतलब कि जो इंक्लूजन एरर होता है, जो एक्सक्लूजन एरर होता है, एक्चुअली में वो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, इसको दूर करना है, ये जो डुप्लीकेसी हो रही है इसको दूर करना है, तो हम क्या करते हैं, आधार की लिंकेज करा दो। तो क्या आधार का लिंकेज एक पनेशिया है, या पनेशिया का मतलब होता है कि क्या ये पूरा सोल्यूशन है ना? जो हिंदी मीडियम के उनको बता दूं कि क्या आधार को लिंक कराने से सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या जितने भी ब्यूरोक्रेटिक लैप्सेस हो रहे हैं? तो दिस इज द क्वेश्चन जिसके बारे में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपके क्या विचार है। आगे मूव करते हैं। आज एक न्यूज है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेसिकली सैंड को रिमूव करना चाहते हैं फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ सन टेम्पल उड़ीसा, जो कोणार्क सन टेम्पल है वहां से, और वो सैंड फिल की गई थी बाय ब्रिटिशर्स 118 साल पहले। बेसिकली ब्रिटिशर्स द्वारा वो सैंड वहां डाली गई थी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो अब उस सैंड को वहां से रिमूव करना है, ठीक है ना। कोणार्क सन टेम्पल, पहले आपको बता दूं इसके बारे में सारे फैक्ट्स। कोणार्क सन टेम्पल एक 13th सेंचुरी का सन टेम्पल है जो कि कोणार्क में सिचुएटेड है। कोणार्क पुरी से 36 किलोमीटर दूरी पर है, उड़ीसा में है ना, कोस्ट लाइन उड़ीसा स्टेट में आता है। एंड दिस टेम्पल जो है इट वाज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिंह देव, वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो इसको एट्रीब्यूट किसके किया जाता है, किसके लिए? नरसिंह देव, वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। याद रखिएगा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे नरसिंह देव वन। 1250 सी के आसपास उनके लिए ये एट्रीब्यूट किया जाता है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1984 में। 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। एंड इट रिमेन्स वन ऑफ द मेजर पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज हु गैदर हेयर एवरी ईयर फॉर द चंद्रभागा मेला। इसी समय फरवरी के मंथ में चंद्रभागा मेला लगता है, तो वहां पे इसको किया गया। अब अगर इसका आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो इट इज डेडिकेटेड टू द हिंदू सन गॉड, सूर्य को समर्पित है ये। एंड लगभग ये इसमें कुछ कुछ चीजें जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसका एक चैरियट है, हाई चैरियट है, कि एक रथ भी इसमें बना हुआ है। इमेंस व्हील्स एंड हॉर्सेज आर देयर। आर्किटेक्चर हैज एलिमेंट्स ऑफ द कलिंगा आर्किटेक्चर। तो इसमें वही आर्किटेक्चर में वही एलिमेंट्स है जो कलिंगा आर्किटेक्चर में आपको मिलेंगे। अब कलिंगा आर्किटेक्चर में क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको शिखरा मिलेगा, शिखर जिसको बोलते हैं, शिखरा क्राउन जिसको बोलते हैं, जगमोहना जिसको एक ऊपर जाता है ना, उसमें जैसे ऑडियंस हॉल जो होता है उसको जगमोहना बोलते हैं, तो जगमोहन मिलेगा आपको। नाट मंदिर, डांस हॉल मिलेगा आपको, विमान मिलेगा, टावर मिलेगा, विमान मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें इसको सूर्य देवालय भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द सूर्य देवालय। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इट इज अ क्लासिकल इलस्ट्रेशन ऑफ द उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और कलिंगा आर्किटेक्चर। तो उड़ीसा आर्किटेक्चर या कलिंगा आर्किटेक्चर का आप बोल सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहां पर गोवा अप्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ लो ग्रेड आयरन ओर। तो गोवा ने अप्रूव कर दिया है एक्सपोर्ट किसका? लो ग्रेड आयरन ओर का। अब इस डिसीजन को क्यों इंपॉर्टेंस मिल रही है? क्योंकि 2018 से जो माइनिंग है गोवा में आयरन ओर की, वो बंद कर दी गई थी। ओके, द माइनिंग वाज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम 2018। 2018 से बंद थी। अब यहां जब इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए लो ग्रेड आयरन ओर के लिए कहा है, तो मतलब दोबारा से माइनिंग एक्टिविटी 2018 के बाद अब स्टार्ट होगी। मतलब 3-3.5 साल के बाद अब ये दोबारा से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आयरन ओर के बारे में आपको बता देता हूं कि इंडिया जो है वो आयरन ओर इंडिया में है, ऐसा नहीं कि इंडिया में कम है, इंडिया में है। एंड इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन एशिया। पूरे एशिया में देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स है। दो मेन टाइप के हैं हमारे इंडिया में जो कि मिलते हैं, एक है हेमाटाइट एंड दूसरा है मैग्नेटाइट। अब ये जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, क्लास 12th की एनसीईआरटी जियोग्राफी है ना, क्लास 12th की एनसीईआरटी जियोग्राफी में ये दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो दो टाइप के इसमें आपको आयरन ओर मिलते हैं, एक है हेमाटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट, ठीक है ना। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है। और
याद रखिएगा, आयरन ओर मेनली अकर्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ द कंट्री विच एड्स टू देयर एडवांटेज। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी यूजफुल हो जाता है। तो आयरन ओर ज्यादातर वहां पाया जाता है जहां पर क्लोज कोल फील्ड्स हैं, ठीक है ना, ऐसे रीजन में है। 95% ऑफ द टोटल रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये आप याद रखिएगा कि 95% जो आपको टोटल रिजर्व है आयरन ओर के, वो कहाँ कहाँ है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। उड़ीसा की अगर बात करूं तो आयरन ओर अकर करता है इन द सीरीज ऑफ हिल रेंजेस इन सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार रीजन। तो सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार ये उड़ीसा के रीजन से जहां पर आयरन ओर मिलता है, इसको लिख लेना, सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार रीजन। फिर इसके बाद यहाँ की कुछ आपके कुछ माइंस भी है जिनका नाम भी लिखा है, तो मैं वो भी बता देता हूँ माइंस के नाम, ताकि अगर यूपीएससी अगर आपसे पूछे तो आप बता दें। जैसे गुरु महीसनी एक माइन है, सुलाईपेट माइन है, बादाम पहाड़ माइन है, ये मयूरभंज की है, किरुबुरु माइन है जो कि केंदुझार की है, एंड बोनाई जो कि सुंदरगढ़ की माइन है। तो ये कुछ माइन्स है जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, उड़ीसा रीजन से है। फिर इसी तरह झारखंड में भी कुछ है ओल्डेस्ट आयरन और माइंस और आयरन स्टील प्लांट भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें नोआ मुंडी और गुआ, ये आपको याद रखना है, नोआ मुंडी और गुआ जो है पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। एंड दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बैलाडीला। ये आपका फिर छत्तीसगढ़ रीजन में एक्सटेंड कर जाती है बेल्ट, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलाडीला, दल्ली, राजहारा, ये सब दुर्ग वाले रीजन है, जिसमें बैलाडीला, दल्ली और राजहारा जो है वो दुर्ग में आती है, माइंस है। कर्नाटका में देखें तो आयरन और डिपॉजिट्स आपको संदूर, हॉस्पेट एरिया में मिलेगा जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। बाबा बुदान हिल्स में मिलेगा, ये कर्नाटका का है बाबा बुदान हिल्स, याद रखिएगा, बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका। और कुद्रेमुख में मिलेगा जो कि चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में आता है। शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट, ये भी रीजन है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर हम गए तो चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी मिलेंगे। तेलंगाना में करीमनगर और वारंगल डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कुर्नूल, कुडप्पा, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है ना। वहीं पे तेलंगाना में कौन सा था? करीमनगर, वारंगल, और यहाँ पे तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तमिलनाडु में जाएंगे तो सलेम और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के, ये आयरन ओर रीजन है। और गोवा एक अलग से स्टेट है, बहुत छोटा है गोवा में, तो रीजन नहीं है, गोवा अपने आप में ही फेमस है फॉर द आयरन ओर, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। मैंने आपको हर चीज बता दी है, जो जो अलग अलग हो सकता था, अलग अलग रीजन में उनकी माइंस के नाम भी बता दिए, और इनको याद रखना, नोट्स में अपने ऐड कर लेना, ठीक है ना। तो जो भी मैंने बताया इनको नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। विप ऑफ ट्रबल इन द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। अब ये आर्टिकल जो है वो नॉर्ड टू स्ट्रीम के बारे में लिखा गया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट जो है एक गैस एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, गैस एक्सपोर्टिंग पाइपलाइन है, जो कि रशिया से लेकर के यूरोप तक ट्रांसफर करेगा। रशिया से लेकर के कहां पे? यूरोप तक ट्रांसफर करेगा। एंड ये अक्रॉस होगा बाल्टिक सी के, इट विल बी अक्रॉस द बाल्टिक सी। तो आपको याद रखना है कि ये बाल्टिक सी से होकर जाएगा, और कहां से कहां तक जाएगा? ये जाएगा फ्रॉम रशिया टू यूरोपियन कंट्रीज तक जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो डिसीजन है नॉर्ड टू स्ट्रीम को बनाने का, वो क्यों सक्सेसफुल था। देखो हुआ क्या, यूरोप में कमी हो गई एनर्जी की कमी हुई। यूरोप में जब कमी हुई एनर्जी की, तो वहां पे रेट बढ़ने लगे, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो उनको अब डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पे हुई। तो बेसिकली यूरोप में जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है और डिमांड बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ रही है, ऐसे में क्या हो रहा है कि उनको मतलब खर्चा कम करना है। तो ये कहते हैं कि स्ट्रीम जो नॉर्ड टू स्ट्रीम प्रोजेक्ट है, ये काफी ज्यादा खर्चा कम कर देगा, बहुत सस्ते दामों में चीप एनर्जी करेगा। लेकिन अब ये आर्टिकल में जो ऑथर ने कहा है, वो ये कहा है कि ये जो नॉर्ड टू स्ट्रीम प्रोजेक्ट है ना, ये एक तरीके से बहुत ही मतलब कि रशिया जो है एक तरीके से चाल चल रहा है, जो कि यूरोप को एनर्जी डिपेंडेंट बना देगा अपने ऊपर, और फिर जो रशिया का जो बार्गेनिंग पावर है अगेंस्ट यूरोप एंड ऑल, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
ये रशिया सिटी उस्तलुगा से लेकर के जर्मन सिटी ऑफ लुब्मिन तक जाएगा। याद रखिएगा ये नॉर्ड 2 जो प्रोजेक्ट है वो रशिया की सिटी है उस्तलुगा, वहां से लेकर के जर्मन सिटी ऑफ लुब्मिन तक जाएगा। एंड इट विल बी अवॉइडिंग द ट्रांजिट थ्रू यूक्रेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। हाउएवर यूक्रेनियन अथॉरिटी हैज कॉल्ड दिस प्रोजेक्ट अ डेंजरस जियोपॉलिटिकल वेपन। तो यूक्रेन ने कहा है कि भैया ये डेंजरस जियोपॉलिटिकल वेपन है जो कि यूज किया जाएगा रशिया के द्वारा, ताकि उसको लेवरेज मिल पाए और वो पूरा तरीके से यूरोप को अपने कब्जे में कर लेगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अब इसमें बाल्टिक सी का नाम आया है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बाल्टिक सी की जो कंट्रीज है, बाल्टिक सी को जो टच करती है उनके बारे में बता दूं। तो बाल्टिक सी को मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, आप लोग चेक कर लीजिएगा मैप में जाकर के। तो जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, डायरेक्टली बॉर्डरिंग, उनमें आती है, एक तो आती है आपका डेनमार्क आएगा, एक तो आपका डेनमार्क आएगा। आप लिख लीजिए, मैप अगर आप खोल सके तो देख भी लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। कुछ गलती होती है आप मेरे को बता दीजिएगा। फिर एक कंट्री आती है स्वीडन, देयर इज अ कंट्री नेम्ड स्वीडन। डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया। फिर आपका 3 कंट्रीज मैं आपको बताता हूँ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, दीज आर द 3 कंट्रीज। इसके अलावा पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी, और इसके अलावा लास्ट एक फिनलैंड बची है, फिनलैंड। हाँ, तो फिनलैंड, तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 कंट्री स्कैंडिनेविया की हो गई। फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर पोलैंड और जर्मनी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा और अच्छे से मैं इसको आपको वो कर देता हूँ, क्लासीफाई कर देता हूँ। स्कैंडिनेविया वाले पार्ट से डेनमार्क, स्वीडन और आपका फिनलैंड आ गया। फिर यहाँ बाल्कन वाले पार्ट से आता है आपका, बाल्टिक वाले पार्ट से आता है आपका एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और फिर पोलैंड और जर्मनी, तो आपको ऐसे ही पता होगा कि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था ना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, पहला अटैक जर्मनी ने पोलैंड पे ही किया था। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो ये आपको कंट्रीज याद रखती है। ये 8 कंट्रीज है जो कि डायरेक्टली टच करती है, ठीक है ना। एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, जो कि आप याद रख सकते हैं। इसको याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, पूछ भी सकता है। और बाल्टिक सी के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये टच वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा जो एडिटोरियल है वो है एफिशिएंसी मिथ ऑफ द आधार लिंकिंग। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि भैया देखो, 3 तरीके से आप बोलते हो कि देयर आर 3 थिंग्स जहां पे आधार की लिंकिंग जरूरी है। पहला उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस की जो पेमेंट है वो टाइमली हो जाती है बिकॉज ऑफ द आधार। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग द गवर्नमेंट। दूसरा जो उन्होंने दिया है वो दिया है कि एफिशिएंसी इससे बढ़ती है, द एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग। तीसरा इन्होंने कहा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, ग्रीवेंस का रेजोल्यूशन हो जाता है अगर आधार कार्ड है नॉल। तो ये सारे कुछ इन्होंने वो दिए हैं आधार कार्ड के होने के फायदे की, क्यों उसको लिंक करना जरूरी है मनरेगा के केस में फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि देखो, हमने सारी चीजें देख ली और इसके बाद हमको ये समझ में आया कि इसमें से कोई भी आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। जैसे कि वेज पेमेंट की बात करें तो वेज पेमेंट डिले जो हुआ था मनरेगा वर्कर्स में वो परसिस्टेंट रहा है। 2021-22 में 18 लाख वेजेस इनवॉइस ऐसे हैं जो कि मतलब कि लेट हुए हैं। मतलब 71% ऑफ द पेमेंट्स वर डिलेड आउट ऑफ दिस, 71% ऑफ द पेमेंट्स वर डिलेड, जिसको स्टेज 2 डिले कहा जाता है वो हुआ है। मतलब कि जितना टाइमलाइन फिक्स था उससे 71% ऐसी पेमेंट्स है वेजेस की जो कि मनरेगा के अंदर डिलेड हुई है, ठीक है ना। दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली वो ये बोली कि अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जब एडमिनिस्ट्रेटर्स को यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स उनको जब टास्क दिया गया कि भैया आप आधार कार्ड की लिंकिंग मैंडेटरी कराओ, तो लगभग 57% जॉब कार्ड जो थे जेन्युइन वर्कर्स के उनको डिलीट कर दिया गया। उनको डिलीट क्यों कर दिया गया? ताकि 100% लिंकिंग आधार की दिखाई जा सके। अब ये ना केवल अनएथिकल है बल्कि ये काफी ज्यादा हार्मफुल भी प्रेसिडेंट रखता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो उस चीज से बाहर हो गए ना। तीसरी चीज जो ऑथर ने बोली है कि आप एफिशिएंसी की बात करते हैं, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे जो डिले होता है पेमेंट में वो होता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। पहला एक रीजन एक और है, इसमें टेक्निकल जो ग्लिचेस है वो भी बहुत ज्यादा है। मान लो आपने लिंकिंग सही नहीं की, मान लो आपने आधार नंबर से उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिंक नहीं किया, मतलब लिंकिंग हो गई है लेकिन आपने जो आपका जो मैपिंग का सॉफ्टवेयर है, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपने लिंकिंग सही नहीं की। ऐसे में कई जो केसेस है जहां पे आधार इनएक्टिव दिखा रहा है, इनएक्टिव आधार दिखा रहा है।
इनएक्टिव आधार में इंडिविजुअल से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है मैपिंग का, जब वो फेल हो जाता है टू मैप विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जब ये मैपिंग नहीं हो पाती तो वो इनएक्टिव आधार दिखाता है। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी वाला आपने बोला कि भैया इतनी ये हो टेक्नोलॉजी आएगी तो ये आएगा, तो इससे और ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। कई बार ऐसा हो जा रहा है कि एक व्यक्ति का पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में चला जा रहा है, तो ये सारे इश्यूज भी, ग्लिचेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ऑथर ने कहा है कि जो आप बोलते हैं ना कि ये आधार इज अ पेनिशिया एंड आधार इज दिस एंड दैट, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, है ना, वो सब कुछ नहीं है। तीसरा इन्होंने ये कहा है कि अब जैसे मान लो किसी का गलत पेमेंट हो गया, तो यूआईडीआई का कहना है कि उन्होंने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बना रखा है, लेकिन ऑथर ने कहा कि ग्राउंड में आप जब जाकर देखो, ऑन ग्राउंड अगर आप देखो, तो देयर इज नो सच मैकेनिज्म, देयर इज नो सच मैकेनिज्म दैट इज एग्जिस्टिंग। यहाँ देखो लिखा हुआ है, देयर इज नो सच मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जितने भी आपने इसके फायदे बताए हैं, वो सारे फायदे आपके गलत हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग इन दिस आर्टिकल। इसलिए इसको बार बार इसको बोलना है कि आधार लिंकिंग करा लो, आधार लिंकिंग करा दो, वो गलत है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज नहीं दिख रही। अटल इनोवेशन रैंकिंग्स, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, अटल इनोवेशन रैंकिंग आई है, ARIIA जिसको बोलते हैं, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, ठीक है ना, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। अब ये जो रैंकिंग है ARIIA, जो ये रैंकिंग है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट्स को, जिसमें टॉप रैंक मिली है IIT मद्रास को, इसके बाद IIT बॉम्बे आया है, फिर दिल्ली आया IIT, फिर कानपुर आया है, फिर IIT रुड़की। तो ये 5 हो गए टॉप में IITs हैं, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की। उसके बाद 6th पोजीशन पे है आपका IISc बैंगलोर जो है वो 6th पोजीशन पे है। एंड इसके बाद IIT हैदराबाद, IIT खड़गपुर, इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट एंड MNI मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद वाला, ठीक है ना। तो ये आपका ये रीजंस है जो कि आपके रैंकिंग में आए, ठीक है ना। ARIIA बेसिकली इनिशिएटिव है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का, याद रखिएगा, इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। एंड ये रैंक करती है सिस्टमेटिकली ऑल द मेजर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया ऑन वेरियस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इनोवेशन, स्टार्टअप, ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। तो क्या क्या इनोवेशन, स्टार्टअप, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, इन सबको बेसिकली बेसिक्स बना करके ये निकाला जाता है, ठीक है ना। अब की पैरामीटर्स देख लो, अब यहां पर देख लो, देखते हैं कि कितने पेटेंट फाइल किए गए, कितने पेटेंट ग्रांट किए गए, कितने स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टार्टअप्स रजिस्टर किए गए, कितने इंक्यूबेटर्स रजिस्टर किए गए, कितने स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया इंस्टीट्यूशन के द्वारा, है ना। तो ये सारी चीजें देखी जाती है इन ऑर्डर टू रैंक द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है ये, एंड ARIIA इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। आगे देखिए, हांगकांग न्यूज आउटलेट्स शट डाउन। तो अब हांगकांग में तो समझ लो एकदम गुंडा राज चालू हो चुका है। गुंडा राज मतलब कि चाइना का राज चालू हो चुका है, और वहां पे जितने भी इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है एक करके। तो यहाँ पे एक स्टैंड न्यूज करके था, स्टैंड न्यूज, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आफ्टर द स्टैंड न्यूज वॉज वेडनेसडे फोर्स्ड टू शट डाउन आफ्टर इट्स ऑफिसेज वर रेड एंड सेवरल करंट एंड फॉर्मल सीनियर स्टाफ्स वर अरेस्टेड, हाउस अरेस्ट, है ना। तो हांगकांग का सेकंड इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट भी चला गया, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टैंड न्यूज का एडिटर, जो स्टैंड न्यूज थी वहां पे, वो चला गया है। एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक एप्पल डेली करके था पहले, एप्पल डेली, उसको बंद किया गया था, और अब स्टैंड न्यूज को, ये दूसरा है जो कि गया है 1-2 महीने के अंतर्गत, मतलब 5-6 महीने के अंतर्गत, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं बेलगावी का डिस्प्यूट क्या है। तो बेलगावी का डिस्प्यूट केवल इतना है कि जब 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन में बेलगावी वाला जो पार्ट था वो आ गया कहाँ पे, कर्नाटका में। लेकिन यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि भैया ये सिंस ये मराठी स्पीकिंग है तो बेलगावी का रीजन और ये वाला जो रीजन है ये पूरा महाराष्ट्र के अंदर आना चाहिए। दिस इज व्हाट हैज बीन द डिस्प्यूट सिंस 1956। और कर्नाटका मना करता है, ऑब्वियस सी बात है, और महाराष्ट्र कहता है कि भैया आना चाहिए। अब ऐसे में एक कमीशन बनाई गई थी 1966 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, जिसका नाम था महाजन कमीशन, यानी कि मेहर चंद महाजन थे। ही वॉज द
थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी अध्यक्षता में वन मैन कमीशन बनाई गई थी, महाजन कमीशन। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो 264 गांव ट्रांसफर कर दो महाराष्ट्र को, और 200 एंड दैट बेलगांव जो बेलगावी वाला पार्ट है बेलगांव, और 247 विलेज आप कर्नाटका को दे दो। कर्नाटका ने इस रिपोर्ट से हामी भर दी, लेकिन महाराष्ट्र ने नहीं भरी। तो ऐसे में जो कर्नाटका है वो महाजन कमीशन की रिपोर्ट को भी हवाला देता है, बोलता है कि भैया देखो हमने तो माना था, आपने ही नहीं माना। बेलगावी वाला पार्ट महाजन ने भी यही कहा था कि कर्नाटका के पास होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। अब विक्ट्री फॉर द डेयरी सेक्टर, ये जो आर्टिकल है मैं आपको बताने वाला हूँ, विक्ट्री फॉर द डेयरी सेक्टर, ये इंडिया ने आरसीईपी नहीं ज्वाइन किया। आपको पता है इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं ज्वाइन किया है। इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो डेयरी सेक्टर को कितना ज्यादा मिला है। ऑथर ने कहा कि आज इंडिया का डेयरी सेक्टर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, फल फूल रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब ऑथर ने एक चीज और बताई है कि इंडिया के डेयरी सेक्टर में जब अमूल या आपका जब व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि जब वर्गीज कुरियन जी के अंतर्गत, वर्गीज कुरियन का नाम याद रखना क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन के पिता वही कहलाते हैं, वर्गीज कुरियन। तो उन्होंने फिर अमूल, फिर ये सब स्टार्ट हुआ, अमूल कोऑपरेटिव्स एंड ऑल स्टार्ट हुआ, फिर प्राइवेट ये प्लेयर्स आए, और ऐसे में फिर इंडिया में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए। तो ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी काफी ज्यादा हुई है इंडिया में, और इंडिया आज एक सेल्फ सफिशिएंट देश है जो कि बिल्कुल तगड़ा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे लेकिन, तो इंटरनेशनली जो ग्लोबल मेजर एक्सपोर्टर्स है ना, मेजर एक्सपोर्टर्स में यूएस आता है, ईयू आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और न्यूजीलैंड आता है। कौन कौन सी कंट्री आते हैं? यूएस, ईयू, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। न्यूजीलैंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के यहाँ का तो सोच लो कि न्यूजीलैंड का 93% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भैया फॉरेन के जो मल्टीनेशनल डेयरी फार्म्स है वो भी काफी ज्यादा इंडिया में आए, मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो भी इंडिया में आई। अब ऐसे में ऑथर ने कहा कि देखो हुआ क्या, आरसीपी हमने ज्वाइन नहीं किया इसलिए हम टैरिफ लगा सकते हैं। तो अभी लगभग 34% का एवरेज टैरिफ हम लगाते हैं इधर साइड इन प्रोडक्ट्स में, ठीक है, 34% का। तो ऑथर ने कहा कि अगर ये आरसीपी का पार्ट बन जाता तो आरसीपी का मैंडेट है कि 15 साल के अंदर आपको ये टैरिफ जीरो करना है। दिस टैरिफ मस्ट बी रिड्यूस टू जीरो। अब क्या है, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में है, अगर ये टैरिफ जीरो हो जाता तो वो कहां से लेती, फिर ये दूसरी जो आरसीपी की दूसरी जो मेंबर कंट्रीज है उनसे लेने लगती मिल्क। और अभी इनको क्या है, मजबूरन यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर से लेना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो इतना टैरिफ दे करके तो नहीं लेंगे। तो ये एक बेनिफिट है जो कि आरसीपी को ना ज्वाइन करने से हमको मिला है। और ऑथर ने यहाँ पे दो फॉल्स आर्ग्यूमेंट भी दिए हैं। एक आर्ग्यूमेंट तो ये दिया गया है कि इंडिया जो है बहुत जल्दी मिल्क डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ऐसे में नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसका कहना है कि बिल्कुल गलत है। 2033-34 तक तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अभी जितना उससे भी ज्यादा लेवल पे होगा, तो मिल्क डेफिशिएंट हम नहीं होंगे। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इंपोर्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड टू इंडिया इज अनलाइकली टू एक्सीड 5%, मतलब कि न्यूजीलैंड अपने मिल्क का केवल 5% ही एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को, तो ज्यादा हमको प्राइस में नुकसान नहीं होता, यहां पे ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अमूल की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 5% भी न्यूजीलैंड ने एक्सपोर्ट कर दिया तो दैट इज इनफ टू फ्लड इंडियाज डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज इनफ टू फ्लड द इंडियाज डोमेस्टिक मार्केट। So that is it for this video, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.